बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। आज के शो में हमने ख़बरें भी शामिल करनी है, हमारे मेहमान भी होंगे और साथ ही साथ सेगमेंट्स भी आज के हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। अम्मा बाद, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। और ये मसला भी बताता जाऊँ, अक्सर लोग पूछते हैं क़यामत के दिन बाप के नाम से पुकारा जाएगा या माँ के नाम से पुकारा जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस मुझे याद आ गई। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुदअउना यौमल क़यामति बि अस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम। क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम से और तुम्हारे बाप के नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए अपने अच्छे नाम रखा करो। इससे मालूम हुआ क़यामत के दिन औलाद को उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ़ माँ के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए आज का पैगाम ये है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो, इस्लामी नाम रखा करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर है, रिटायरमेंट के बाद भी फुल तनख्वाहें जारी, इंकशाफात पर महकमा हरकत में आ गया। शहर पर जराइम की यलगार, एक दिन में 170 वारदातें, तावान के लिए 4 बच्चे अगवा। नौजवानों को कर्जे देने की स्कीम नाकामी से दो चार, 6 अरब रुपए जारी करने का हदफ पूरा ना हो सका। और महकमा एक्साइज ने अब क्या अहम फैसला किया, ये भी आपको बताएंगे आज के शो में। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राउल दिलशाद हुसैन और इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है, रिटायरमेंट के बाद भी फुल तनख्वाहें जारी असातिज़ा को की जा रही हैं और इंकशाफात पर महकमा हरकत पे आ गया है। सबसे पहले क्लियर ये कर लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद तनख्वाहें जारी करने का तरीक़ाकार क्या होता है, क्या इसके लिए एसओपीज़ हैं? राव साहब देखिए, सूरत हाल ये है कि अगर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसके बाद उसको माहाना एक फार्म दिया जाता है, जिस फार्म को रिसीव करने के बाद पेंशन डिपार्टमेंट जो है वो पेंशन बनाता है। अगर कोई किसी मुलाजिम की डेथ होती है तो फिर उसकी जो अहलिया है वो करती है, या 18 साल से कम उम्र जो बच्चे उसके हैं वो उस पेंशन के हकदार ठहरते हैं। लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो कि किस तरह से ये एक मिस्टेक हुई है। वैसे आपस की बात है कि पेंशन मतलब बड़ा इंकशाफ हुआ, आपने मिस्टेक ही बना दी। देखिए, ये मैं हैरान हूँ, टीचर तो नहीं है आप। मैं हैरान हूँ कि जो पेंशन, वैसे पेंशन लेना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। तो पेंशन इस तरह से ट्रांसफ़र होना, इससे मैं तो हैरान हूँ। ये किस तरह पेंशन के 20 केसेस हैं तमाम डिपार्टमेंट में। हम देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में लंबी फहरिस्तें होती हैं। और मैं सिर्फ आपको एक डिपार्टमेंट है जो म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से MCL, उसके 10,000 से ज़ायद पेंशनर्स हैं और 10,000 से ज़ायद पेंशनर्स में से 1,000 ऐसे रहते हैं जिनके केसेस किसी ना किसी वजह से, कोई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रुके रहते हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि असल पेंशन लेना ज़्यादा मुश्किल है और ये ट्रांसफ़र हो जाना ये कैसे मुमकिन हो गया। ये यकीनन इसमें जो डिपार्टमेंट के लोग जो इन्वॉल्व हैं और फर्ज पेमेंट्स इसमें हुई होंगी डेफिनेटली, जो रिपोर्ट भी हुई है। तो इस हवाले से चूँकि ये मसला इसलिए आता है कि हम आज भी मैनुअल सिस्टम पर हैं
अगर इसको ऑटो पे जाएं आप और इसको ऑनलाइन करें तो ताकि आपके पास करनी होती है, बड़े-बड़े आपके पास ऑटो वैसे सिस्टम भी बदल दिए। लेकिन ना इसमें ये स्कूल- भी चीज़ तो है कि आप एक स्कूल डिपार्टमेंट है आपका, महकमा एजुकेशन जो है, इसके अंदर अगर आपके पास अपने जो तमाम जो स्टाफ है वो आपके पास कंप्यूटराइज नहीं है, आपके पास उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप किस तरह आप सोचते हैं कि जो कौम के मेमार हैं आप उनको तैयार कर रहे हैं, जब आपके अपना डिपार्टमेंट का ये हाल है कि 217 के करीब असातिज़ा जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो मुअत्तल हो चुके हैं, उनको भी आप अभी तक जो है वो सैलरीज जो है वो जा रही हैं। और इसी वाले से जब ये इंकशाफ हुआ, सामने चीज़ें आई, तो उसके बाद डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला लिखा गया और तमाम रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करने का कहा गया है। लेकिन अलार्मिंग चीज़ ये है कि अभी तक हम 21वीं सदी में अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारे पास उसातिज़ा की तादाद कितनी है, हमें ये नहीं पता कि कितनी हमारी वैकेंसी है जो खाली है, हमें इनको फिल करना है। अगर पता है तो हमारी नाअहली है, हमारी नालायकी है कि हम उनको उसातिज़ा की जो सीटें हैं उनको फिल नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि रिटायर्ड हो चुके हैं तो उसके बावजूद उनको सैलरीज जा रही हैं। तो इसमें एक डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा आपको इसमें उनकी नाअहली नज़र आती है, नालायकी नज़र आती है, जिसके अंदर वो अब बड़े इत्मीनान के साथ उनकी तरफ से मरासला लिख दिया गया और कहा गया कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करें। भाई आप लोगों को पहले चीज़ें ये पता नहीं है कि हमने अपने सिस्टम को किस तरह लेके चलना है। आप जिद्दत के दावे कर रहे हैं, कहाँ आप तालीम के मैदान में बड़ी बड़ी इस्लाहात लाने के दावे कर रहे हैं, और पीछे अगर देखें तो आपका सिस्टम अभी भी वही बसीदा, वही नाकारा, एग्जैक्टली वही रजिस्टर्ड पे पड़ा हुआ। ये देखिए 217 असातिज़ा की ऑब्वियसली ये खबर जो है वो जारी करवाई गई या ये सोर्स ने कोड किया 217 की, लेकिन लाहौर शहर में कई सैकड़ों स्कूल्स ऐसे हैं जो आज भी मिसिंग फैसिलिटीज़ कद से दो चार हैं। अगर कहीं पर असातिज़ा जो असातिज़ा की कमी को पूरा करना है तो वो नहीं किया जाता, फर्नीचर देना है तो वो नहीं दिया जाता। कितने नए जिनको सरकारी ये नहीं स्कूल पता कि हमारे इस- जो टीचर रिटायर्ड हो देखिए- चुके हैं, हमने उनको सैलरी जा रही हैं और उनको उन्होंने- स्कूल्स का कैसे उन्हें पता स्कूल्स होगा, का ये कैसे क्वेश्चन पता मार्क है। होगा? ये बहुत ऑब्वियसली ये बड़ा- डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये जो नाकस मनसूबाबंदी की वजह से इस तरह की सूरत हाल का सामना है। और इसमें मुफ्त किताबों की भी आप बात सुनते हैं, मुफ्त जो यूनिफॉर्म की भी हम बात सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली राव साहब ये सब पुरानी बातें रह गई हैं फिलहाल तो ऐसा ground कुछ है reality नहीं। है। हमने पीछे भी जिक्र किया था नए कि बच्चों को schools- बुक्स ही नहीं मिल रही हैं। लाहौर में नए स्कूल्स प्राइमरी की सतह पर या मिडल या हाई स्कूल्स बन नहीं पा रहे हैं। और जो स्कूल जो है स्कूल वहाँ से सहूलियात नहीं बनने है। तो और और चीज़ है अभी जो हैं रिसेंट डेज वहाँ पर में सहूलियात नहीं रिसेंट है। डेज में एक ऐसी स्टोरी भी जुनेद रियाज ने दी थी जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लाहौर शहर के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो खस्ता हाली का शिकार हैं, और अगर 5.7 का अर्थ कोई काकत आता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल से अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन। मिसिंग फैसिलिटीज और इन तनख्वाहों को हम फोकस करें तो एक सेगमेंट है, लेकिन बहुत सारे काम स्कूल एजुकेशन को करने यानी हैं। वो लोग जो समझ रहे और- थे कि जी उनकी मौजें लग गई हैं, पैसे अच्छे खासे आ गए हैं, वापस करने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि अच्छे इनके खासे साथ- वैसे नहीं है, आपस की चलिए। बात है। एक मोहल्लम की तनख्वाह 30-35 हज़ार उससे होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे सिस्टम को बढ़कर- अपग्रेड करना Surprisingly सिस्टम को आपके आप- पास अगर पैसे आ रहे हैं तो उनके लिए तो खुशी होगी, लेकिन ये वापस करने पड़ जाएंगे क्योंकि इस पे अब जी कमेटी बना दी गई है, अथॉरिटी बनाई गई, रिपोर्ट मरासला उसको जारी किया गया है। हमने अगली खबर की तरफ जाना है और शहर में जराइम की सूरत हाल डिस्कस करनी है। ऑलमोस्ट हर रोज़ ये शहर में क्राइम सिचुएशन और महंगाई, ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से लाजिम मलजूम हो गई हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अफसोस ये है कि ये हर रोज़ बढ़ती ही चली जा रही हैं। ब्रेक के बाद इस पर आते हैं, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद आपको ब्रेक के बाद कहेंगे। और जी हम सूरत हाल शहर में जराइम की क्या है रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो चीज़ें इससे मुंसलिक हैं वो भी साथ ही जिक्र किया जाता है, क्योंकि वजूहात जो हैं इसके पसे पर्दा वो, और फिर कारकर्दगी उन लोगों की जो कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। एक दिन में 170 वारदातें, तावान के लिए 4 बच्चे अगवा हुए हैं। इरफान आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मोबाइल चोरी, डकैती, इन वारदातों से हटकर हमने देखा ज़्यादती के वाक़यात बेतहाशा हुए, घरों की दहलीज पर लोग लुटते रहे। अब ये तावान के लिए बच्चों के अगवा होने के वाक़यात ये भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। ना इसमें एक बेसिक वजह ये है कि जुर्म सारी दुनिया में होता है, लेकिन उसके बाद उसको पकड़ना, मुल्ज़मान को उनको सज़ा दिलाना,
ये सबसे अहम जो है जुज़्व है। अगर जब तक इसके ऊपर अमल नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम इसी तरह रोज़ कोट करते रहेंगे कि आज 300 वारदातें होगी, आज 170 होगी। एक सवाल है, आप हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि जी हमारी पुलिस के पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जदीद हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है, उसके बावजूद ये चीज़ें होना एक सवालिया निशान है। हर जगह हर ज़ुबान ज़द-ए-आम महंगाई के बाद अगर कोई बात है ना तो वो हमारे शहर में जराइम जो बढ़ रहा है वो है ना। उसकी ख्याल से महंगाई से भी पहले की बात है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, साथ जुड़ी है ना, मैंने तो कहा ये साथ जुड़ी है। आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसका किसी ना किसी रिलेटिव, किसी ना किसी जानने वाले के साथ कभी ये डकैती या चोरी की वारदात ना हो। शहर में इस हद तक जो है वो खौफनाक चीज़ें हैं। और ऊपर से जब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं वहाँ पे उनको जो रवैये देखने के मिलते हैं वो अलार्मिंग है। मैं आपको अभी रिसेंटली जो एक कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक जानने वाले थे, हमारे ऑफिस का कुलीग ही था, उसकी बाइक चोरी हो गई एक पुलिस स्टेशन के इलाके से। जब बाइक चोरी हुई उसने 15 के ऊपर कॉल की, 6 कॉल्स की उसने, पुलिस नहीं आई क्योंकि पुलिस सारी PSL के ऊपर बिजी थी। PSL की वजह से वहाँ पे जब पुलिस नहीं आई तो उसको एक ASI साहब ने कॉल की कि आप पुलिस स्टेशन आ जाए, वहाँ पे हम आपकी FIR कर लेते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो गेट पे खड़े शख्स ने उनसे कहा कि पहले जी आप 200 रुपया देंगे एप्लीकेशन देने जमा करवाने के लिए, फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। उस गरीब ने 200 रुपया भी दे दिया। हमें तो बताते थानों में बड़ा अच्छा माहौल है, आप गेट पे जाएं, कम्युनिटी गाइड आपको रिसीव करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। देखें वो अफसरान की जानिब से बताने की बातें हैं। अच्छा। और वो आला हुकाम को बताने के लिए वो सारी लफ्ज़ी गोलाबारी है, लफ्ज़ी गोलाबारी जो की जाती है, ज़बानी जमा खर्च जो ना 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 इरफान साहब, हमने यहाँ कम्युनिटी गाइड्स को बुलाया है, पूछा है, जैसे ही वो कहते हैं गेट पे कोई आता है हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी दरख्वास्त हम लिखते हैं। मैं आपको अपने दफ्तर का एक कुलीग उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि वो बेचारा शरीफ आदमी जब पुलिस स्टेशन में गया तो जिसको कम्युनिटी गाइड आप कह रही हैं वो तो शायद नहीं था, वहाँ पे कोई गेट पे सिपाही साहब खड़े थे, उन्होंने कहा जी 200 रुपया देंगे तो फिर आपकी दरखास्त। आपकी अपनी गाड़ी रिजवान नकवी साहब ने भी अपना यही आज तक मिला है? कभी नहीं मिला। यही एक्सपीरियंस रिजवान नकवी साहब ने भी बताया। ये रिजवान साहब का भी, रिजवान नकवी का भी इसी तरह ही हुआ और आज तक नहीं मिला। देखिए अभी आमिर भाई कल बता रहे थे प्रेस क्लब के बाहर से सेक्रेटरी हैं शायद, प्रेस सेक्रेटरी लाहौर की गाड़ी चोरी हुई है, 170 वारदातें। और लाहौर पुलिस ये कहे कि सब अच्छा है, अमन मान की प्राइम मिनिस्टर चेयर करे मीटिंग और IG उसमें बैठ के और वज़ीर आला और वज़ीर कानून उसमें बैठ के कहें कि सब कुछ अच्छा है। 170 फिर क्या देखिए 170 क्या फिर अफगानिस्तान काबुल में हुई हैं इतनी वारदातें, लाहौर में नहीं हुई? इसका मतलब वो वारदातें हैं जो रिपोर्टेड हैं, जिनके मुकदमात दर्ज हैं और ये पुलिस का रिकॉर्ड है, ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है। अभी जो पुलिस स्टेशन के अंदर जिन लोगों की दरख्वास्तें पेंडिंग है, अगर उनका अंदाजा लगाया जाए तो डेली की 300-400 के करीब डेली की जो है वो इंसिडेंट रूनमा होते हैं और उन लोगों की दादरसी नहीं होती। अब पुलिस जब न्यूज़पेपर जो है या TV चैनल इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि रोज़ 300 से ज़ायद वारदातें होनी शुरू हुई, तो उसके बाद क्या होता है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए वो मुकदमात का अंदराज रोक लेती है। हाँ। और इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास DIG ऑपरेशन SN यूनस आए तो उन्होंने देखा कि 20-22 हज़ार ऐसे मुकदमात पेंडिंग थे जिनकी FIR ही दर्ज नहीं की गई थी। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया और फौरी तौर पे वो तमाम मुकदमात दर्ज किए। अच्छा, मुकदमा दर्ज नहीं होता तो उससे डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो मुलजमान को होता है कि उनके खिलाफ किसी ने FIR ही नहीं की। अच्छा, अगर FIR हो भी गई है तो उसके बाद आपका सजा जजा का वो निज़ाम नहीं है, आपके सिस्टम में वो सख्त नहीं है। और फिर यही वो गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। 4-5 दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, टेबल के आगे असलहा लगा के और वो गैंग्स बनाए जाते हैं दिखाने के लिए, वो गैंग्स बनाए जाते हैं और तभी तो उनको सरपरस्ती मिलती है। वहीं से तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी लाहौर पुलिस एक तंजीम के धरने को रोकने के लिए सादोकी में थी और लाहौर शहर में एक भी वारदात नहीं हुई। बिल्कुल आपने सही कहा। एक चीज और हमेशा आप रिपीट करते हैं कि इलाके के SHO को तमाम चीजें पता होती हैं। अब देखिए इलाके के SHO को सिर्फ 83 लोगों को आपने कान खींचने हैं तो देखिए लाहौर शहर में वारदातें रुकती हैं या नहीं रुकती। सिर्फ उनसे आपने पूछना है कि तेरे इलाके में ये चीज़ हो रही है, उनको उनकी सरजनिश करेंगे तो फिर आगे काम जो है वो बेहतर होगा। लेकिन अब मुझे बताएं कि पीरू, मुहाफ़िज़, डॉल्फिन और भी कुछ कितने इस तरह के हमने वो जो अबाबील एक स्क्वाड आया था और जो आता है वो अपने अपना जो लोचा वो तलने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें आप करी जाएं। अब डॉल्फिन्स का जो रवैया है वो भी आपके सामने है। बहुत अच्छे खासे सुबह
और सैर इतनी करते फोर्सेस शहर से नजर हैं आते और भी बनने जा रही हैं कुछ। अच्छा, हमने शूटर्स की बात की, वो शहर में आज तक एक्टिव नहीं हैं। पकड़े गए। फिर ये जो तावान के लिए बच्चे अगवा करे, ये ग्रुप्स की सूरत में है। इरफान, इनकी कभी निशानदेही भी हुई है कि ये ग्रुप्स हैं, नेटवर्क इनका कभी कोई पकड़ने की कोशिश की? अना, अगर पुलिस की बात करें, पुलिस के बयानात देखें तो पुलिस के मुताबिक लाहौर में कोई भी ऐसा मुनज़्ज़म नेटवर्क नहीं है जो किडनैपिंग फॉर रैंसम करता हो। अच्छा। और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें या तो बच्चे जो है वो खुद अपनी मर्ज़ी से घरों से चले जाते हैं, या उनके जो रिलेटिव हैं उनके अपने ख़ानदानी तनाज़ात जो हैं, माँ का बाप के साथ, बाप का माँ के साथ, उन तनाज़ात के अंदर या ससुराल का जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर वो बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं और बाद में मुकदमात दर्ज करवा देते हैं। ये मुकदमात वो हैं जो दर्ज किए गए। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि इनको वाकई किसी ने सीरियस थ्रेट के तौर के ऊपर इनको किडनैपिंग के लिए अगवा किया, उसके तवार रैंसम के लिए अगवा किया, या ये जो लोग हैं इसी तरह हुआ। लेकिन अभी तक मुकदमात दर्ज हुए हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अभी तक जो है हमें लाहौर में कोई ऐसा मुनज़्ज़म ग्रो जो है वो किडनैपिंग के हवाले से नजर नहीं आया जो किसी लोगों को किडनैप करता अच्छा, हो। मुझे ये बता दें, मुझे शूटर्स, खबर- गैंग्स हैं, हाँ, गैंग्स ग्रुप्स हैं। हैं, ये तो है। उनकी मुझे बाकायदा खबर टीम्स वाइंड हैं अप जो करनी उनकी है। बेल इरफान, इसका हल करवाती हैं। कैसे निकलेगा? इस चीज को रोका कैसे जा सकता है? जो अवाम की हिफाजत के दावेदार हैं, मुहाफिज हैं, पुलिस जो है, इतना जदीद सिस्टम होने के बाद कौन गाड़ियां, सा जदीद मोटर सिस्टम? बाइक्स, अना, ये कौन सा तब जदीद ठीक सिस्टम? होगा। है, बातों की नहीं, हद तक ये है। काफी जदीद हाँ। काफी जदीद सिस्टम है। लाहौर, पंजाब पूरे में, बल्कि पूरे आज पाकिस्तान तक में आप proclaim देखे, नहीं offenders को तो आप identify देखिए कर नहीं पूरे सके। पाकिस्तान के आज तक अंदर नहीं कर अगर सके। हम सिर्फ इसी ने जदीद, करना आप था। दावा तो करते हैं ना सिस्टम जदीद है। यही बात कर रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में अगर मॉडर्नाइज अगर है तो आप लाहौर पुलिस को देखिए, जिसके पास तमाम इक्विपमेंट है, तमाम वसाइल इसके पास मौजूद हैं। सबसे बड़ी फोर्स लाहौर की फोर्स है, जो पंजाब पूरे के ज़िले के सबसे बड़ी ज़िला और उसकी सबसे बड़ी फोर्स है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पास है। होगी तो फिर हाँ, असल मसला ये है कमजोर की आदत कि के हाथ में जब आप कुछ भी हुक्मरान दे जो दें। है, जब हुक्मरान है वो उन लोगों को लगा देंगे जिनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोग ट्रेनिंग करवाते रहे लोगों को, उनको आप यहाँ पे अच्छी सीटों के ऊपर यानी लगा आप देंगे। समझते हैं जिम्मेदार ये लोग हैं। डेफिनेटली ये और लोग हैं। पुलिस जब के सरबराह जो है, को जब जिम्मेदारी लेनी उनको चाहिए। जब उनको पता ही नहीं होगा कि हमने क्राइम फाइटिंग किस तरह करनी है, जब उनको 170 वाकयात हो जाएं और लाहौर पुलिस का सरबराह सर्टिफिकेट बांटता फिरे, ये किसको दे सर्टिफिकेट रहे के हैं आप? साथ साथ आप देखें कि किसको दे रहे हैं जब हुकूमत जो है, जब इनसे पूछ प्रतीत नहीं करेगी, बिल्कुल, आपने असल सही इशू कहा। ये है कि जब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से इन लोगों से पूछा नहीं जाएगा भाई आपके ज़िले में, आपके इलाके में ये कुछ हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, फिर वही तो ना, फिर आपसे तब तक पूछताछ कुछ भी का नहीं होगा। निजाम नहीं जब तक होगा, कोई जब तक सब ऊपर कहेंगे check and हमसे तो balance कोई नहीं पूछता होगा। नहीं, जो हो रहा है होने दो, हम दफातर में जाएंगे, आराम से बैठ के हाजिरी लगा के आ जाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और उसके बाद आएंगे जी। नौजवानों को कर्जे देने की स्कीम नाकामी से दो चार है। पूछना यह है कि कौन सी स्कीम कामयाब है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। नौजवानों को कर्जे देने की स्कीम नाकामी से दो चार है। 6 अरब रुपए जारी करने का हदफ पूरा नहीं हो सका। राव साहब, आप अफसोस ना करें। आप देखिए, मैं अफसोस नहीं करूंगा। मैंने चूंकि ये खुद तजर्बा किया था, मैंने खुद ये तजर्बा किया था नौजवानों को और मिल ये रहा है। बहुत पुरानी बात कर रहे होंगे आप। ये मैंने खुद असल में इसमें खबरें ऐसी होती हैं नहीं तो कि आपके 28 लिए साल कौन परेशान- सी एज है? आप ऐसी खाम खाई वो कर रही हैं, मतलब 128 नहीं कह रहे। 28 साल कौन सी उम्र होती है? बहुत पुरानी तो बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने खुद अप्लाई भी किया था और अप्लाई इरफान साहब ना मुश्किल से हंसी रोक रहे हैं, मुश्किल से। देखिए, इस स्कीम के हवाले से जो बात करनी है वो बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए कि इसमें एक तो इसका प्रोसीजर जो है वो बड़ा लेंथी है और जो आपने अपलोड करनी है वही नहीं हो पाती। तो इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना कि यूथ को बड़ा नवाजा जा रहा है। ये तो पंजाब की फिगर्स हैं और तमाम बैंक्स इस पे तशहीर भी कर रहे हैं, लेकिन कर्ज नहीं मिल रहा किसी को। एप्लीकेशंस इनकी उस पे पोर्टल पे भी पड़ी हैं, Available है, बिल्कुल। सारी एप्लीकेशंस पोर्टल पे पड़ी हैं, तादाद भी उनकी, कितने लोगों को अब तक मिला वो भी आपको पता चल जाएगा। मिल क्यों नहीं पाता? इस वजह से कि प्रोसीजर आसान नहीं है। ये जब तक इसको प्रोसीजर को आप आसान नहीं करेंगे तो इस पे ये भी आप ख्याल दिल से निकाल दें कि आप इससे मुस्तफ़ीद कर सकेंगे लोगों को। तो यानी अगर किसी को तशहीर कर, सिर्फ ये है कि यानी मैं आपने- अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने खुद अप्लाई किया घर के लिए, तो उसमें 3-4 माह लग गए। तो उसके बाद भी मुझे डॉक्यूमेंट्स का कहा जाता, फलां डॉक्यूमेंट्स लाएं और प्रोफेशनल और इस तरह से चक्कर ही लगवाए जाते हैं। तो मैं तो फिर फौरी समझ गया कि ये
सारी जो एक्सरसाइज अब है एक बेचारा ये फजूल गरीब में है। नौजवान इरफान साहब मतलब जिसको पैसों की जरूरत है, जिसने कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करना है, अगर उसको इन झमेलों में ही घुमाया जाएगा, ये चीज़ लेकर आए, ये चीज़ लेकर आए, उसके बाद आपको एक कागज़ थमा दिया जाएगा कि जी आप तो इस चीज़ पे क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतरते, तो फिर फ़ायदा क्या है इन स्कीमों का? देखिए ये सिर्फ जो है एक स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट था, वो खेला गया कि नौजवानों को हम कर्जे देंगे। अब इनके रिकॉर्ड के मुताबिक देखें सिर्फ 1200 लोगों को कर्जा दिया जा सका, हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है। अब इसका टाइम जो रखा था क्लियरेंस का, को एप्लीकेशन अगर सबमिट कर देता है, अगर उसकी सबमिट हो जाती है तो उसके बाद 20 दिन के अंदर उसकी क्लियरेंस करनी है और उसके बाद उसको कर्जा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि महीनों लग जाते हैं, जैसे राव साहब बात कर रहे थे कि इन्होंने भी एप्लीकेशन सबमिट किया अभी तक लेकिन मुस्तविद नहीं उसके हो बाद सके। जो है वो नहीं हो रहा, और ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट जो है लग रहा है। पता नहीं किन लोगों को ये 1200 भी खुश नसीब कौन है, क्योंकि इनका अपना रिकॉर्ड है, इस वजह से ये मशकूक ही इसको लगता है ये मशकूक ही कहा जाता है। क्योंकि जो है और हुकूमत के अंदर जो बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं या इनके जो इनके साथ लोग शामिल हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो लोग पेपर वर्क के बड़े शानदार माहिर हैं। हाँ। पेपर वर्क में आपको ऐसे इरफान दिन साहब, इसमें ऐसे मैं चांद ऐड तारे करूं, आपको दिखाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि अगर आपका नहीं होता 3-4% से आपको नहीं मिलता जो एक स्कीम है, लेकिन आपको वही बैंक 12-15% पे दे देगा लोन। हाँ। ये कैसी बिल्कुल बात ऐसे है? ही। वही बैंक आप अंदाजा और लगाएं तब कि- जो 12-15% पे आपको कर्जा देगा वो उसमें आपको बड़ा आसानी के सारी साथ फटीक्स हैं वो उसमें। सारी चीजें वो खुद ही फिल करके आपको देंगे और वो आपका प्रोसेस भी कंप्लीट करके देंगे कि हमने 12% आपसे सूद लेना है, तो उसके बाद वो आपको कर्जा दे देंगे। लेकिन ये जो हुकूमत की जो 3% या 3% या 4% वाली पेपर वर्क तक होती हैं और वो बहुत अच्छे अल्फाज में लोगों को घुमा फिरा के बता दिया जाता है कि आपके लिए स्कीम लेकर आई, लेकिन वो स्कीम अंदर से क्या होती है, बिल्कुल खाली होती है, उसमें कुछ नहीं होता। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए खबर ये है जी, एडवांस सीरीज़ के नंबर खरीद सकेंगे वो। इरफान साहब एक कमेंट चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। अना मैं तो इसको कहूँगा कि आप पैसे बना रहे हैं, लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। देखे ना 999 नंबर होते थे पुरकशिश नंबर, अब इसकी तादाद जो है वो भी कम करके 36 38 के ऊपर लेके आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है आवाम की जेबों से निकाल जा सके। माल बनाने के अलावा और facilitate कोई करने के काम अलावा नहीं है। के लिए भी कोई काम नंबर प्लेट्स 4-4 साल पुरानी इनके पास पेंडिंग है, वो ये दे नहीं सकते हैं। आए रोज नित नए डिजाइन की नंबर प्लेट और नए शोशा ये छोड़ा सिर्फ जाता है। पैसे कमाने के और बहाने पैसा हैं कि मिंटिंग कभी मनी आप बस, इसकी नंबर और प्लेट कुछ का नहीं। ये कर लें, इसका साइज बड़ा कर लें, कभी इसका छोटा कर लें, इतना जितनी नंबर ये रिपोर्ट कर करने लें, के बावजूद आज इसको तक पैटर्न ये एजेंट कर लें। माफिया का रोल ये नहीं खत्म कर पाए हैं, लोगों को फैसिलिटेट ये नहीं कर पाए हैं। आज भी हमने जब कभी भी लाइव कॉल्स लिए हैं, लोगों का रौला ही एक होता है, नंबर प्लेट नहीं घर पहुंची है। प्रॉपर्टी टैक्सेस के इतने इश्यूज हैं एक्साइज के कि आप सोच नहीं सकते कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको बेवा को टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद बेवा को टैक्स भेजा जाता है और फिर इंस्पेक्टर्स 20,000 का टैक्स भेज के 10,000 रिश्वत दे के उसको ख़त्म करेंगे। इस तरह का मैकेनिज्म जो ये है इश्यूज वो हैं जो हल होने चाहिए। फिर इसकी तरफ ये जो अट्रैक्शन और पैसे बनाने के लिए नई नई आप फैसले, तो इससे कुछ ही लोगों को फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा क्या, वो पैसे देंगे और अपनी मर्ज़ी के नंबर जो हैं वो ले लेंगे। अदरवाइज़ जो महकमे का असल काम है सारिफीन के लिए उनको सहूलियात फराहम करना, पैसे टाइम पे ले लिए जाते हैं लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, राव साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, हेडलाइंस जानिए, फिर ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी खेलों के हवाले से। किसी भी सेहतमंद मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस मुआशरे में आप देखें कि खेल की सरगर्मियों को कितना फ़रोग दिया जा रहा है। जिस मुआशरे में हम देखते हैं कि इन सरगर्मियों को फ़रोग दिया जाता है, एक्टिविटी नज़र आती है, वहाँ के लोग भी सेहतमंद रहते हैं। हम स्कूल्स में भी अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि खेल के मैदान होना बहुत ज़रूरी है। शहर में जगह जगह आपको खेल के मैदान आबाद नज़र आते थे। अब काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं ख़त्म होती चली जा रही हैं, लेकिन एक इदारा ऐसा है जो कि खेल की सरगर्मियों के फ़रोग के लिए कोशां रहता है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की मैं बात कर रही हूँ। किस तरह से ये इदारा काम कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ इनकी जिम्मेदारी है, खेलों के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, नए टैलेंट को उभारने में इनका क्या किरदार है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। तारुफ कराना चाहूँगी डीजी स्पोर्ट्स पंजाब जावेद चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी,
खेलों की सरगर्मियां मैंने कहा किसी भी मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप एग्री करेंगे? मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि खेल की सरगर्मियां जिस लेवल तक होनी चाहिए हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आज आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया जिसमें मैं अपने डिपार्टमेंट की, अपने बोर्ड की कुछ परफॉर्मेंस और कुछ उसके जो भी एक्शंस ले रहे हैं उनको आपसे शेयर करूं, अपने लोगों से शेयर करूं। तो इस सिलसिले में ये जो आपका कमेंट है कि जी खेल की सरगर्मियां जो हैं कम हो रही हैं या उस लेवल पर आपको नज़र नहीं आती जिस लेवल पर ये होनी चाहिए, ये थोड़ा सा शायद फैक्ट्स के अगेंस्ट ये बात है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है जिसका बेसिक मैंडेट ही स्पोर्ट्स की फ़रोग है। अच्छा, हमारी अपनी न्यूज़ में इतनी कवरेज होती थी कि आज फलां ग्राउंड में फलां मैच हो रहा है, फलां मैच हो रहा है, कुछ कोविड की सूरत हाल आ गई, एक रीज़न में ये मैं क्योंकि आपने कहा कमेंट आपने किया है तो वो सारी रिसर्च के बाद ही मैंने कमेंट किया है, जो फैक्टर्स हैं उनको भी ऐड मैं ज़रूर करूँगी, फिर भी बावजूद इसके कंपैरेटिवली उस तरह से नहीं। लेकिन वो तो आप खुद इससे आगाह हैं कि कोविड लॉकडाउन और कोविड की जो SOPs आती रही हैं उसके अंदर हर दफ़ा जो है वो बेशुमार रिस्ट्रिक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर लगा दी जाती थी कि जी क्योंकि वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होता था। तो ये तो एक कुदरती तौर पर हमारे ऊपर एक क्राइसिस था जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बाकी तमाम सेक्टर्स जो मुतासर हुए हैं उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। लेकिन मैं जिस चीज़ को मैंने थोड़ा सा कमेंट को आपकी या ऑब्जर्वेशन को जिसको मैंने थोड़ा सा चैलेंज किया है रादर, वो सिर्फ इस वजह पे है कि हमने पिछले 3 सालों में जो है पंजाब के अंदर, मैं सिर्फ अगर मौजूदा गवर्नमेंट की बात करूं तो जितनी स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की हैं ये कभी भी नहीं हुई उस स्टैंडर्ड की, उस क्वालिटी की और उस डिटेल्स के साथ जैसे हमने की है। मसलन 8 साल तक कभी पंजाब गेम नहीं हुई, हमने 2019 के अंदर पंजाब गेम का एक मेगा इवेंट किया जिसके अंदर 5000 के करीब एथलीट्स, ऑफिशियल्स और बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 27 डिसिप्लिन्स के अंदर हमने एक्टिविटीज़ की, कॉम्पिटिशन्स किए। उसके बाद हमने कबड्डी वर्ल्ड कप का आपके मौजूद है, वर्ल्ड कबड्डी कप को हमने ऑर्गेनाइज़ किया, उसको कंडक्ट किया और माशाल्लाह वो एक एक्सीलेंट इवेंट हुआ। उसके बाद हमने कायदे-आज़म गेम्स का एक नया चैप्टर ओपन किया जिसके अंदर हमने बच्चों को एक कंपटीशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए। अभी हम रिसेंटली पंजाब गेम्स दोबारा करने जा रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में ओमिक्रॉन की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उससे वो पेंड हो गई। अब हम उसको 25-26 को इसी मार्च के अंदर करने जा रहे हैं। हॉर्स एंड केटल शो के अंदर हम एक बहुत बड़ा कंपटीशन करने जा रहे हैं, उसमें हम तमाम पाकिस्तान से इन्वाइट किया स्पोर्ट्स को। ये तो हैं जो सिर्फ लाहौर के अंदर हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम जो ज़िलों के अंदर कर रहे हैं। अभी DG खां में हमने 10 दिन का एक मीर चाकर आज़म रिंद स्पोर्ट्स गाला या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के अंदर 5 गेम्स के ऊपर बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स किए हैं, मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुए हैं। उसके अलावा छोटे छोटे इवेंट्स हम बेशुमार करते हैं, चाहे वो टेबल टेनिस के हों, चाहे वो मैट रेसलिंग के हैं या बॉक्सिंग के हैं, किक बॉक्सिंग के हैं। तो ये बात आपकी एक लिहाज से तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि जो चैलेंज था कोविड का उसके अंदर स्पोर्ट्स इफ़ेक्ट हुई है, लेकिन फिर भी हमने अपना जहाँ हमें स्पेस मिली, जहाँ हमें गैप्स मिले, हमने वो कंडक्ट करवाया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बेशुमार एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, शायद आपने एक छोटा सा रेफरेंस किया था कि ये क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स के ऊपर फोकस नहीं होता, तो वो बात आपकी बिल्कुल वजह है। क्रिकेट हमारा डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैशन है हमारी कौम का और बच्चे बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं। इवन हम अपने कौमी खेल को निगलेक्ट करते हैं। मैं उसकी तरफ आऊँगी लेकिन आप पहले इस पे कमेंट जी। तो लेकिन हम उसके साथ साथ बाकी गेम्स के ऊपर भी बहुत सी एफर्ट करते हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया है, डेवलप किया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम होगा। फर्दर में अभी जैसे डिस्कशन आगे चलेगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर। हमारा फोकस है हमारे नौजवान, हमने उनको प्लेटफॉर्म फराहम करना है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। अब बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमें एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में अरसा लग जाता है, पता नहीं चलता, राइट पर्सन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इन चीज़ों को आसान कैसे बनाया जा सकता है, क्या प्लान है इसका आपका? देखिए, ये एक इशू था कि 2 तरह का था इशू। ये पर्टिकुलरली ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि हमारे टाउन और तहसीलें और ज़िलों के जो मामलात होते हैं उसके ऊपर इशू था।
उसमें ये होता है कि वहाँ पर लोकल क्लब्स होती हैं, लोकल प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं जहाँ पर लोग ट्रेनिंग अकेडमीज़ हैं या जो भी है, वहाँ पर फेवरेटिज़म का एक कॉन्सेप्ट होता था। ये चीज़ें हम तक भी पहुँची, यहाँ पर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये चीज़ें आती रहीं, कहीं ना कहीं से हमें वो उसके ऊपर फीडबैक आता है। अब हमने मैं आपसे शेयर करूँगा कि अब पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उसने एक डायरेक्ट चैनल और एक्सेस डेवलप कर दी है। ठीक है। अब हमने लोगों को, बच्चों को, जो भी है, अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अवेलेबल है, उसके साथ प्रिंट मीडिया के ऊपर भी हमने डायरेक्ट ऐड दी हैं, एडवर्टाइज़ किया है कि आप डायरेक्ट हमारे साथ रजिस्टर हो। वो दरमियान के जितने भी मीडियम है जहाँ पर वो समझते थे कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमसे कोई वो लोकल पॉलिटिक्स का विक्टिम हो गया, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग का विक्टिम हो गया, या और कोई इस तरह की लोकल जो इम्पेडिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो अच्छा टैलेंट हमारा ज़ाया हो रहा। तो स्पोर्ट्स बोर्ड अच्छा, एक सिफारिशी कल्चर की भी शिकायत की जाती है। ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये मेरा बच्चा, ये आपका बच्चा, ये मेरी क्लब का बच्चा, ये आपकी क्लब का बच्चा, ये फ़लाँ ग्रुप से है, ये फ़लाँ ग्रुप से है। अच्छा, उसका नुकसान जो था वो स्पोर्ट्समैन को हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। वो बच्चा जो है वो बेचारा तो अपने हिसाब से उसको उस पॉलिटिक्स का या उस सारी डिस्कशंस के अंदर जो ऊपर हो रही होती हैं या इश्यूज होते हैं उससे उसका तो ताल्लुक नहीं है। तो हमने अब एक एक्सेस डायरेक्ट डेवलप की है जहाँ पर हमें हर बच्चा डायरेक्ट हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वो चाहे पंजाब के किसी भी जगह पर खेल रहा है, किसी भी अकेडमी से या किसी भी ग्रुप से है वो उसका ताल्लुक, लेकिन वो डायरेक्ट हमारे साथ रजिस्टर हो सकता है। हम उसको टैलेंट हंट पे लेकर, बहुत अच्छा इकदाम उठाया। अभी हमने फुटबॉल के ऊपर एक एक्टिविटी की और हमें पूरे पंजाब से तकरीबन कोई 3,500 लोगों ने रजिस्टर किया हमारे साथ, तमाम एज ग्रुप्स के अंदर। ये वो बच्चे थे जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं। सही, ठीक है जी। उन बच्चों को हमने एक एक्सेस दे दी है कि वो डायरेक्ट हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर करेंगे। हमारी डेडिकेटेड टीम्स जाके टैलेंट हंट करेंगी, मतलब कि वहाँ पर जाकर वो कॉम्पिटिशन्स करवा के, ट्रायल्स करवा के, जो कोई भी बच्चा होगा। अच्छा, आपने टैलेंट हंट की बात की, अंडर 16 खेलों का फ़रोग मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ से हम नए टैलेंट को पकड़ते भी हैं। क्या किया जा रहा है इसके फ़रोग के लिए? इसके ऊपर जो है जी, अंडर 16 के ऊपर 2 तरह की एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हुई हैं जो रेगुलर थी। पहले बहुत ज़्यादा उस पर काम होता रहा, लेकिन दरमियान में वो डिस्टर्ब हुई, जिसमें आपको मालूम है कि स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स का जो था वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया कि वो स्कूल के अंदर जो बेसिक नर्सरी ग्राउंड्स ही नहीं थे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल पैकेज कह लें या एक प्रोग्राम कह लें, उसके अंदर हम तकरीबन उन तमाम स्कूल्स के अंदर जहाँ पर ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है, तो हम उन ग्राउंड्स को अपग्रेड कर रहे हैं। वहाँ पर हम उनके जो भी रेलेवेंट टीचर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग, कोचिंग का अहतमाम स्पोर्ट्स बोर्ड करवा रहे हैं, ताकि उनकी जो वहाँ पर मौजूद जो स्पोर्ट्स को देखते हैं लोग, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। एक वो प्रोग्राम उसके साथ है। स्पोर्ट्स आर्टिकल्स नहीं होते, आपको पता है, बच्चों के पास खेलने के लिए जो रिक्वायर्ड किट्स हैं वो नहीं होती, तो वो हमने वो भी उनको प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम पूरा लॉन्च कर दिया है। किसी हद तक उस पर काम हो चुका है और बाकी इंशाल्लाह आने वाले एक आधे साल में आप देखेंगे कि यस, इसमें स्कूल डिपार्टमेंट की हमारे साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन है। उनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। हमने उनके साथ स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स पीरियड रिवाइवल का जो है वो पूरा प्लान कर लिया है। आप कुछ साथ साथ अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताते जा रहे हैं कि क्या क्या करने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत अब होती है जी फंड्स की। कितना सपोर्ट करती है पंजाब हुकूमत आपको? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें फंड्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। सही। हमें चाहे वो, आपको मैं ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसके बराबर इन 3 सालों में हमने डेवलप किया है। अच्छा। 2018 में 300 के करीब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्या किस्सा है? उसका तो हम उसको मज़ीद अपग्रेड करने जा रहे हैं। आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी, हमारे लाहौर वालों के लिए भी, पंजाब के लोगों के लिए ये बड़ी बाइस इज़्ज़त बात है कि सैफ गेम जो आ रही हैं उसमें टोटल 26 कॉम्पिटिशन्स होंगे, गेम्स हैं, डिसिप्लिन जिनको हम कहते हैं स्पोर्ट्स के। आउट ऑफ दोज 14 जो है लाहौर में होंगी, सिर्फ पंजाब में। तो मेजर चंक जो है अच्छी स्पोर्ट्स का वो सारा हमें दिया गया है, बिकॉज कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस क्वालिटी का है, हमारे पास कैपेसिटी भी है और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्किल्स और टूल्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बताइए कब मुकम्मल होगा? हाँ, स्क्वाश कॉम्प्लेक्स हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट्स जो है वो फैसिलिटी
हम डेवलप करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक हमारे पास बड़ा डिवॉल्व स्ट्रक्चर था जिस पे कई दहाइयों काम नहीं हुआ। अब हमने उसको टेकअप किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें उसके लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट किए हैं और उसका सिविल वर्क इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त स्पीड पे काम जारी है उसका। और अच्छा, फंड्स की एलोकेशन होना, उसके बाद वो जारी होना फंड्स जो है ना, वो एक चैलेंज हो जाता है। वो स्मूथ सिस्टम चलता है सारा? नहीं, अभी तो बहुत स्मूथ है। ठीक है, अभी तो हमारा एक्सीलेंट है जी। हमारे साथ जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पीएनडी बोर्ड जो है, वो इतने, बल्कि उनकी तरफ से हम पे प्रेशर ज़्यादा होता है कि इस वक्त वो उल्टी गंगा बहने वाली बात है कि वहाँ से होता है कि जी अगर आपने नहीं रिलीज करवाए तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सिस्टम इज वेरी अपग्रेडेड, बहुत ज़्यादा सिस्टम अपग्रेडेड है जी। कौमी खेल क्यों हमारा नज़रअंदाज? कौमी खेल जो है उसके वैसे तो ये एक बड़ी डिबेट वाली बात है और इसके अंदर बहुत सारा आर्गूमेंट किया जा सकता है इसकी तबाही का या इसके जवाल की एक वजह, लेकिन उस बहस में नहीं जाना चाहिए। वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त हमारी हॉकी का जो है वो खासा बुरा हाल है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ज़बरदस्त काम करने जा रही है। हमने उसके लिए एक बड़ी जल्द, हम अगले महीने में वर्ल्ड बेस्ट हॉकी हाई परफॉर्मेंस। हमारे पास उस तरह से ट्रेनिंग देने वाले लोग मौजूद नहीं है, या हॉकी के हवाले से हमारे पास टैलेंट मौजूद नहीं है, या खुद इस पे काम नहीं किया जा रहा? इशू क्या है? मैं आपको बता देता हूँ जी। इशू ये है कि हमारे पास टैलेंट तो मेरा ख्याल है वो बहुत सारी दफ़ा आपके आर्गूमेंट्स में आता है कि शायद दुनिया में जो हमारा यूथ है वो बहुत टैलेंटेड यूथ है, बल्कि ये टॉप रैंकिंग में आता है अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। अब हॉकी की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो इसमें एक्चुअली इग्नोर हुआ है। अब देखिए स्पोर्ट्स जो है ये बड़ा हाई टेक हो चुकी है। अब पहले जो नेचुरल टैलेंट की बेसिस पे आप दुनिया में अपना नाम ले लेते थे या कोई भी अपनी पोजीशन गेन करते थे, अब वो रहा नहीं है। बिल्कुल। अब ये एक प्योरली साइंटिफिक सब्जेक्ट डेवलप हो चुका है, तो ये लैकिंग थी हॉकी की हद तक, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंसेस का इशू बड़ा ज़्यादा है हमारे यहाँ, चूँकि हमारी मार्केट बहुत छोटी है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो और उसका जो मेजर शेयर है उसका जो है वो क्रिकेट के ऊपर हो जाता था। तो फाइनेंसेस का जो बच्चों के लिए अट्रैक्शन की बाइस बन सकती है, तो वो भी एक कमी का यहाँ पर मसला था। तीसरी आपने बात की है जो ट्रेनिंग और कोचिंग की, उसमें भी लैकिंग है। ठीक है। अभी मौजूदा जो हॉकी को देखने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ फॉरेन ट्रेनर एंगेज किए हैं, लेकिन मैं अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देना चाह रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इसके अंदर आ रहा है वो ये है कि हम एक तकरीबन 1 बिलियन का जो है प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। ठीक है। जो हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर और उसके नीचे हॉकी डेवलपमेंट सेंटर्स पूरे पंजाब में डेवलप किए जाएंगे। हम टैलेंट हंट करेंगे, बेहतरीन बच्चों को पिक करेंगे, उनको हम उन सेंटर्स में ले आएंगे, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, न्यूट्रिशन और उनको बेहतरीन उनकी जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको बेहतरीन लेवल पर। प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, आई होप इसी तरह से इन पे इम्प्लीमेंट भी होगा। और एक जो है हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसकी जो मेन जो एलिमेंट होगा जहाँ पर वो हम इसी महीने में जो है उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि इस काम से ट्रेनिंग, कोचिंग का, फॉरेन ट्रेनर्स का, साइंटिफिक पैटर्न पे उनके जो मॉड्यूल्स बन जाएंगे, ट्रेनिंग मॉडल्स बन जाएंगे और एक अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ हमें बहुत उम्मीद है कि ये जब कंप्लीट पैकेज इन प्लेस हो जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी के अंदर वापस अपनी पहली पोजीशन पे जाएगा। इंशाल्लाह जी, गुड लक। मैंने जैसा कि कहा कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब इस तमाम प्लानिंग को आप रियलिटी में भी देखेंगे तो ही हमारे पास नया टैलेंट भी उभर के आएगा, तो ही हम जो कहते हैं कि जी खेल की सरगर्मियों से सेहतमंद मुआशरा नज़र आएगा। ये सब चीज़ें जो हैं तभी मुमकिन हो सकती हैं। अलबत्ता जैसा कि बताया, एफर्ट्स अच्छी खासी की जा रही हैं जी स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से। तो नौजवान जो कि शिकायत करते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए भी हमने बता दिया कि किस तरह से वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करेंगे और सेगमेंट्स में सबसे पहले जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। तो मार्केट में रेट क्या हैं सब्जियों के, हमें बता रहे हैं हसनैन। ओवर टू यू।
सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उनकी जो कीमतें हैं उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है, जबकि जो सरकारी नरखनामे हैं और ओपन मार्केट में जो फ़रोख्त होने वाली सब्जियां हैं उनकी कीमतों में तजाद देखा गया है, जिसके ऊपर जो गरीब आवाम है वो शिकवा करना है कि गवर्नमेंट की जानिब से या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या कमेटियों की जानिब से जो मंडियाँ हैं वहाँ पर सब्जियों की कीमतों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी कम हो रही है। और अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की तो उनमें तजाद देखने में आया, जैसे कि आलू कच्चा नया जो है जी उसकी जो सरकारी कीमत है वो 26 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 40 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए प्याज की तो सरकारी कीमत जी 30 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर बात की जाए टमाटर की दर्जा अव्वल जो है 95 रुपये है, ओपन मार्केट में 100-110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसुन की जो सरकारी कीमत है जी 355 है, ओपन मार्केट में 380-390 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक चाइना की सरकारी कीमत जो है वो 195 है, ओपन मार्केट में वो 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। अगर बात की जाए खीरा फार्मी की सरकारी कीमत जी 40 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 80 रुपये है, ओपन मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह फूल गोभी की सरकारी कीमत जो है 57 रुपये है, ओपन मार्केट में 60 और 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शलजम की सरकारी कीमत 30 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। सब्ज़ मिर्च की जो कीमत है जी 150 रुपये है, ओपन मार्केट में 160-170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। टिंडियाँ की सरकारी कीमत जी 45 रुपये, ओपन मार्केट में वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। जो लीमू की कीमत है सरकारी कीमत 60 रुपये है, ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए टमाटर जो मटर हैं जी सरकारी कीमत 83 रुपये है, ओपन मार्केट में 90 और 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। दीगर सब्जियों की कीमतों में जो मूली है वो 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस तरह जो पालक है वो 32 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। गाजर चाइना जो है वो 35 रुपये है, गाजर जो गाजर देसी है वो 35 रुपये है, जो गाजर चाइना है वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। जो करेले हैं जी वो 250 और जो छोलिया डोडा है वो 130-140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ठीक है हसनैन, थैंक यू सो मच। आपने सब्जियों की कीमतें बताई, मीट रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैनित शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको बीफ पर केजी मिलेगा 600 रुपये में और बीफ मिन्स 785 रुपये किलो में आप खरीद सकेंगे। मटन आपको मिलेगा 1590 रुपये किलो में और इसी तरह मटन मिन्स अगर आप खरीदना चाह रही हैं तो ये है जी 1695 रुपये किलो में। इसके बाद चिकन के रेट क्या है, सरकारी रेट जिसको कहा जाता है उसके मुताबिक 254 रुपये में जिंदा मुर्गी मिलेगी और इसका बना हुआ गोश्त 368 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। अब एग रेट्स क्या हैं जी, सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 130 रुपये दर्जन में। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपये की बचत करेंगे और 128 रुपये दर्जन में आप यहाँ से अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद हमारे पास है गोरमे के रेट, यहाँ से आप 129 रुपीज़ में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने मूवी देखनी है तो ट्रेलर तो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ ही नाज़रीन हमने प्रोग्राम में आज आपको तमाम चीज़ें रेट लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दी ताकि आपको पता चले कि आपने घर बैठ के अगर ख़रीदारी करने का प्लान बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको किस कीमत पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आज के मेहमान से हमने खेलों की सरगर्मियों पर बात की जो कि इंतहाई ज़रूरी था। अपनी सजेशन हम तक पहुँचाते रहे। अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट भी हम शो में दिखाएं तो आप प्लीज़ हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में मदद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।